दोपहर ढलने को थी। सूरज के हल्के पीले रंग में एक अजीब सी उदासी घुली थी। रागिनी अपने घर की छत पर टहल रही थी। तभी उसके गेट के पास एक बाइक वाला आदमी दिखाई दिया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, गहरी टोपी, चेहरा आधा ढका हुआ था। वो चुपचाप गेट के पास खड़ा था। रागिनी ने सोचा ये किसके घर आया होगा। उसी समय नीचे डोरबेल बजी। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, लेकिन दरवाजा उसके पति आरव ने पहले ही खोल दिया था। आरव ने एक सफ़ेद लिफाफा हाथ में लिया और उस आदमी के जाने तक खड़ा रहा। बाइक वाला बिना कुछ बोले बस गेट से बाहर निकल गया और कुछ दूर जाकर बीच सड़क पर खड़ा होकर उन्हें ही घूरने लगा। रागिनी ने हैरानी से कहा, अजीब बात है, चिट्ठी कौन भेजता है आजकल? आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पीले रंग का निमंत्रण पत्र था। मामा जी का गांव सुंदरपुर, उनकी बेटी की सगाई है। आरव ने पढ़ा। रागिनी खुश हो गई। मैंने कभी गांव नहीं देखा, चलो ना, चलते हैं। 2 दिन बाद दोनों कार लेकर निकल पड़े। शहर खत्म होते ही सड़क पतली, सूनी और पेड़ों से ढलती हुई चली गई। मैप चल रहा था, पर लगातार रीरूट हो रहा था, एज इफ रास्ता खुद बदल रहा हो। घाटियों में ठंडी हवा थी, पक्षियों की आवाज़ भी अजनबी लग रही थी। करीब 4 घंटे बाद जंगल और घना हो गया। सड़क पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे और तभी रागिनी ने खिड़की के बाहर देखा। एक आदमी रास्ते के किनारे, बिल्कुल वही बाइक वाला, एकदम स्थिर खड़ा था। रागिनी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और कुछ ही मिनटों के बाद मोड़ आया। वही आदमी फिर खड़ा था, इस बार थोड़ी मुस्कान के साथ। रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए। आरव, ये वही है ना? कोइंसिडेंस होगा, आरव ने मन को समझाते हुए कहा, पर भीतर कुछ असहज था। मैप अचानक से ऑफलाइन हो गया, सिग्नल गायब। जंगल की महक अचानक भारी हो गई थी। सीली मिट्टी, सूखे पत्ते और जाने एक सड़ी सी बदबू। कुछ दूरी पर उन्हें 2 लोग दिखे जो अपनी बाइक का स्टैंड ठीक कर रहे थे। आरव ने कार रोकी। भैया सुंदरपुर गांव किधर पड़ेगा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक हौले से बोला, हाँ चलो, हम आगे चल रहे हैं, हमारे पीछे आ जाओ। दोनों गहरे जंगल की तरफ मुड़ गए। कार उनके पीछे धीरे धीरे बढ़ रही थी। रास्ते पर पेड़ों के बीच में एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, किसी के फुसफुसाने जैसी, किसी के चलने जैसी। कभी पेड़ों के तनों से टकराती हवा, कभी कुछ और। रागिनी खिड़की से बाहर देख रही थी जब अचानक उसे एक पुरानी झोपड़ी के पास तीसरी बार वही काला आदमी खड़ा दिखा। अब उसकी मुस्कान चौड़ी थी। रागिनी की आवाज़ कांप गई। आरव, वो आदमी हमें फॉलो कर रहा है, बार बार वहीं खड़ा मिल रहा है। आरव ने जब वहाँ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। अंधेरा घिर चुका था। जब वो गांव पहुँचे, वहाँ एक पुरानी बड़ी सी हवेली, बहुत ही खूबसूरत, जो फूलों से सजी हुई थी। रागिनी और आरव को देखकर उसके मामा मामी और घरवाले बहुत ही खुश हुई। रागिनी की थकावट पल भर में गायब हो गई। रात के खाने के बाद सभी बातें कर रहे थे जब अचानक बाहर किसी के चीखने की आवाज़ आई। रागिनी आगे बढ़ी, देखने को कि कौन है। तभी उनकी मामी ने रोका। रागिनी, बाहर मत जाओ। रागिनी ने पूछा क्यों, पर तभी उसके मामा की आवाज़ आई, बहू अपने कमरे में जाओ। अगली सुबह रसोई में चाय बनाते समय उसने मामी से पूछ ही लिया। मामी जी, कल रात वो सब क्या था? मामी ने धीरे से कहना शुरू किया और पहले चेतावनी दी कि ये बातें तुम किसी को भी मत बताना। बहुत पुरानी बात है। गांव के जंगल में एक पुराना सराय घर था जहां कभी राहगीर रुकते थे। उस सराय को चलाने वाला पति पत्नी रात में यात्रियों को अच्छी जगह का लालच देकर बुलाते और फिर वापस कोई नहीं लौटता था। कहा जाता है वह दोनों रात के अंधेरे में जंगल में जाकर इंसान की बलि देते थे। जब सच सामने आया तो गांव वालों ने उन्हें वहीं उसी सराय में खत्म कर दिया।
और तब से उसी इलाके में एक काला आदमी दिखाई देता है। ये सब बताते हुए मामी का हाथ कांप रहा था। रागिनी के मन में अब वही काला आदमी घूम रहा था, वही जो 3 बार रास्ते में खड़ा मिला। उसी रात रागिनी को नींद नहीं आई। आरव गहरी नींद में था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, किवाड़ चरमरा रहे थे, कहीं दूर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। अचानक रागिनी बिस्तर से उठी, धीरे धीरे चारपाई से उतरी और घर के पीछे वाले हिस्से में बाहर निकल गई, मानो वो अपनी सुध खो बैठी हो। जंगल के बीच एक टूटा फूटा पुराना सराय घर खड़ा था। दीवारें फटी हुई, दरवाज़ा आधा टूटा हुआ और अंदर फैली खामोशी और अंधेरा। ये वही जगह थी जहाँ कभी बलि दी जाती थी। रागिनी जैसे ही अंदर गई, उसका पैर किसी धातु से टकराया। एक पुरानी चांदी की झुमकी जमीन पर पड़ी थी, जो अजीब तरह से चमक रही थी। जैसे ही उसने झुककर उसे उठाया, दीवारों से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। रागिनी ने डरते हुए पलटकर देखा, वहाँ मानो और अंधेरा बढ़ चुका हो। ठीक कोने में वहाँ काला इंसान खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना साँख लिए, बिना पलक झपकाए। बस रागिनी को देखकर वो मुस्कुरा दिया। रागिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर तभी फर्श उसके पैरों के नीचे से खिसक गया और रागिनी किसी गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ी। सुबह जब आरव जागा तो रागिनी बिस्तर पे ही थी और उसके दाएं कान में वही पुरानी झुमकी। रागिनी पूरे दिन एक ही बात बड़बड़ा रही थी, वो खड़ा है, हर कोने में, हर मोड़ पर। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, कभी भारी, कभी फटी हुई। रात होते ही वो बिल्कुल चुप हो गई और फिर हंसने लगी, धीमी, खुरदुरी, जहरीली हंसी। सबने डरकर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के ठीक 12 बजे होंगे। पूरे घर की लाइट एक साथ जल बुझ रही थी। कमरे की छत पर लटकता पंखा खुद ब खुद चल पड़ा। रागिनी अपने कमरे में थी। दरवाजे पर खुद ब खुद ताला लग गया। कोई भी उसे बाहर से खोल नहीं पा रहा था। अंदर से उसकी चीख सुनाई दे रही थी, आरव दरवाजा खोलो। ये मुझे मार देगा। आरव प्लीज। उसकी आवाज़ कभी पतली, कभी भारी, कभी किसी बूढ़े इंसान की जैसी लग रही थी। आरव पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को पटक रहा था। रागिनी, घबराओ मत, मैं यहीं हूँ, दरवाजा खोलो। अंदर से जमीन घिसटने की आवाज़ आ रही थी और तभी कुछ जोर से दीवार पे लगा। उसके बाद रागिनी की चीख पूरे घर में फैल गई। ये मेरे बाल खींच रहा है। आरव, बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगी। कमरे के एक कोने में वही काला इंसान स्थिर खड़ा था। रागिनी दीवार के कोने में सिकड़ी हुई थी। तभी रागिनी ने अपने बाल खींचना शुरू किया, जैसे मानो उसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही हो। वो और जोर जोर से अपने बाल पकड़ के खींचने लगी। अचानक उसका सर एक झटके से पीछे की ओर मुड़ गया, इतना कि गर्दन की चड़चड़ाहट की आवाज़ आई, मानो हड्डियाँ किसी और दिशा में घूम चुकी हो। वो दीवार से खुद को मारने लगी, पहले हल्के से, फिर पूरी ताकत से। फिर वो अचानक दीवार पर चढ़ने लगी, जैसे उसके हाथ पैर गुरुत्वाकर्षण को मान ही नहीं रहे हों। वो उल्टी छत से लटकी हुई थी, उसके बाल नीचे लटक रहे थे और चेहरे पर जंगली सी मुस्कान। उसकी आंखें अब काली, एकदम गहरी, जैसे पुतली ही गायब हो गई हो, और वो एक लगातार चीख रही थी। तभी रागिनी के मामा जी भागते हुए एक तांत्रिक को लेकर आए, जो पास के गांव में रहता था। उसके हाथ में लाल धागे, राख और कुछ पुराने मंत्र लिखे कागज थे। तांत्रिक ने कमरे की ओर देखते ही कहा, देर हो गई, पर अभी भी एक रास्ता है। आरव ने हड़बड़ाहट में पूछा, कौन सा रास्ता? तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसके कान में जो झुमका है ना, वो सिर्फ जेवर नहीं, वो कुंजी है। उसमें उस सराय में मरी हुई औरतों की रूहें बांध दी गई हैं। जब तक वो झुमका उसके कान से नहीं निकलेगा, तेरी बीवी का शरीर उसकी कैद में रहेगा, और अगर ज्यादा देर हुई तो वो झुमका उसके खून से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा।
फिर वो कभी इंसान नहीं बनेगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए एक राख उसके माथे पर लगाई। तू ही जा सकता है। अगर तू डर गया, पीछे मुड़ा या उस काले आदमी की आंखों में सीधे देख लिया तो तू भी उसके जैसा खड़ा रहने लगेगा, हमेशा के लिए। आरव ने एक बार गहरी सांस ली। कमरे का ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा खुलते ही कमरे की हवा बदल गई। अंदर कच्चे मांस और सड़ी सी बदबू फैल गई। रागिनी अब भी छत से उल्टा लटक रही थी। उसके बाल नीचे झूल रहे थे। आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वो अचानक सीधे नीचे गिरी पर ज़मीन पर खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी हो गई और होठों पर वही जहरीली मुस्कान लौट आई। आरव ने डर को निकलते हुए कहा, रागिनी, मैं हूँ तुम्हारा आरव। तुम इससे लड़ सकती हो, तुम कमजोर नहीं हो। आरव ने गौर से देखा। झुमका उसके कानों में गहरा घुस चुका था, जैसे जन्म से ही उसे मिला हो। तांत्रिक की आवाज बाहर से आई, हिम्मत मत हार, बस एक ही मौका है। उसके पास जाकर झुमका खींच ले, पर सावधान, वो तुझे अपने जैसा बनाने के लिए तेरी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल करेगी। तेरा प्यार ही तेरी परीक्षा है, डर की सबसे बड़ी परीक्षा रागिनी। अचानक रागिनी जमीन पर घुटने के बल बैठ गई और इतनी जोर से रोने लगी कि उसका पूरा शरीर हिलने लगा। आवाज अब बिल्कुल उसकी अपनी थी, डरी हुई, टूटी हुई। आरव, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मेरे कान के अंदर रेंग रहा है, मेरे दिमाग में कीड़े दौड़ रहे हैं। निकाल दे इसे। वो बेसुधों की तरह दीवारों पे सर मार रही थी। अपने बाल पकड़कर इतनी जोरों से खींच रही थी मानो अपने बालों को जड़ों से निकाल दे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसका हर चोट उसे खुद पर महसूस हो रहा था। वो आगे बढ़ा, पर तभी कमरे की खिड़की के बाहर वही काला इंसान फिर दिखा। एक बार फिर रागिनी की आवाज बदल गई, रुक जा, अगर तूने झुमका छुआ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तभी आरव ने अपनी आंखें बंद की। उस रात को याद किया जब वो दोनों साथ हंसते हुए इस गांव जाने के लिए निकल रहे थे। उसने धीमे से कहा, सिर्फ मेरी आवाज सुन, बस मेरी। मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तुझे मुझसे नहीं छीन सकता। तू उसके साथ नहीं, मेरे साथ है, समझी? धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ा। वो सीधा रागिनी के पास गया, उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा। रागिनी की आंखों में इंसानी चमक लौट आई। उसके होंठ कांपे। धीरे से फुसफुसाई, आरव, निकाल दे इसे। यही वो पल था। आरव ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से उसके कानों को झुमके से अलग कर दिया। आरव तेजी से भागा। भागते हुए वो घर के मंदिर पहुंचा और वहां उसने झुमका रख दिया। मंदिर में रखते ही झुमका जल उठा। मंदिर से सिंदूर उठा के आरव ने रागिनी के सर पे लगाया। रागिनी अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी, बिल्कुल बेजान। कुछ दिनों तक रागिनी की तबीयत बहुत ही खराब रही। आरव ने उसका साथ दिया और जल्दी ही रागिनी बिल्कुल ठीक हो गई, पहले की तरह। आए तो वो शादी देखने थे, पर बिना शादी को एंजॉय किए वो वापस अपने घर लौट गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।